नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। यह जो आज हम बिहार का जो इतिहास है उसको देखने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। यह जो किताबें हैं, यह आपका एडिटोरिया का जो बिहार स्पेशल का जो आपका जो तथ्य संग्रह वाली जो किताब आई थी, क्या उसी से करवाया जा रहा है। ये काफ़ी बढ़िया किताब है। यहाँ से आपका बीपीएससी जो बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में, लगभग वहाँ के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज हम प्राचीन बिहार को और देखते हैं। दोस्तों, प्राचीन बिहार की बात करें तो हम पढ़ेंगे इसमें आपका पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य और गुप्त वंश और बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में। इतना सफिशिएंट है। इतना अगर एंशिएंट इंडिया आपने बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लिया तो आपके यहाँ से 90% क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है कि जो प्राचीन बिहार का जो इतिहास है उसको जानने के लिए क्या क्या सोर्स हमारे पास में है। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पहला कौन सा है? पुरातात्विक, और दूसरा है साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत में वो होता है जिसमें आपको कुछ जो अभिलेख वगैरह होते हैं वो खुदाई के द्वारा निकाली जाती है, वो होते हैं। और साहित्यिक में आपके जो साहित्य वगैरह है जो बताया गया है और जो हमारे इतिहास है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरान जो कि सारण में है, चेचर जो कि वैशाली में है, और पटना के मनेर और सोनपुर जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मिदभांड प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है हमारे बिहार का इतिहास कितना जो हमारा जो ये जो इन जगह से जो हमारी वस्तुएं मिली हैं, इससे ये मालूम चलता है कि जो हमारा जो इतिहास है यह आपका ताम्र प्रस्तर युग का ही इतिहास है। उसके बाद देखते हैं कि मौर्यकालीन अभिलेख आपका लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अरेराज और रामपुरबा, ये जो जगह है यहाँ से आपके मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इससे मालूम चलता है कि मौर्य काल में भी हमारा इतिहास था। उसके बाद आप देखते हैं कि बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला, यहाँ से कुछ स्मारक प्राप्त हुए हैं। फिर खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके और मूर्तियाँ, ये सारे क्या है? पुरातात्विक सोर्स है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पुरातात्विक शास्त्र सोर्स है, और उसमें आपके तीनों ऑप्शन दे देंगे अलग से और एक ऑप्शन आपको देगा पुरातात्विक। तो यहाँ से आप बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक सोर्स में आपका रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जैसे कि अंगुत्तर निकाय। आपका जो अंगुत्तर निकाय है ये किस धर्म का है? तो ये बौद्ध धर्म का है। उसके बाद आपका दीर्घ निकाय जो कि दीर्घ निकाय, विनय पिटक, ये सारे किसके हैं? तो ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित जो आपका जो एक तरीके से आप उसको बोल सकते हैं कि उनकी पुस्तकें हैं। जैन रचनाएं आपका भगवती सूत्र, ये सब क्या ही साहित्यिक सोर्स है। यहाँ से आपको जो साहित्यिक सोर्स है यहाँ से हमारे बिहार के इतिहास के बारे में मालूम चलता है। उसके बाद जो हमारे देश में बिहार की जो नालंदा वगैरह में जो भारत के अन्य देशों से भारत के अलावा अन्य देशों से यहाँ जो पढ़ाई करने आए थे या यात्रा करने आए थे, जैसे उसमें मेगास्थनीज थे, फाहियान थे, इत्सिंग थे और हेनसांग थे। इन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था अपनी किताबों के माध्यम से, जिसमें उन्होंने अपना बिहार के बारे में बताया था। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र आप लोग जानते ही होंगे, जो चाणक्य थे हमारे बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध एक तरीके से विद्वान थे। तो उन्होंने अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में भी जो चाणक्य जी ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसमें भी बिहार के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद कुछ स्थानीय लेखक है, उन्होंने अपने इतिहास में क्या किया है कि बिहार को जगह दी है। तो इससे हम मालूम चलता है हमारा बिहार कितना पौराणिक है। तो आपने देख लिया होगा कि ये पुरातात्विक सोर्स और साहित्यिक सोर्स क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल में सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या होता है। तो इस काल में क्या था? जो पूरा पाषाण काल था, तो इस काल में क्या था कि जो मानव था, जो मनुष्य था, वो आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। वो शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक हो गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह खाना जो ख़त्म हो जाता था वहाँ से चले जाते थे। उसके बाद आपका दक्षिण बिहार में मुंगेर
और नालंदा से बड़े और खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी की जो प्राप्त हुए हैं। इससे मालूम चलता है कि जो पुरापाषाण काल में है, जो हमारा इतिहास है पुरापाषाण काल से है। और ये अवशेष लगभग कब के हैं, तो ये 1 लाख ईसा पूर्व के हैं, मतलब ईसा से 1 लाख वर्ष ये पहले का इतिहास हमारा है जो पुरापाषाण काल का है। उसके बाद आपका है मध्यपाषाण काल। इस काल में क्या था कि जो मनुष्य था वो आखेटक तो था ही, वो खाद्य संग्राहक भी था। उसके बाद वो पशुपालक बन गया था। मतलब उन्होंने क्या किया, जो पशु है ना उसको पालने लगे था। और सबसे जो पहला पशु जो पाला गया था वो क्या था, कुत्ता था। तो इससे इनको क्या फ़ायदा हुई कि जो पशु पहले क्या करते थे, एक बार में बहुत सारे इन्होंने अपने शिकार किया और पशुओं को मार दिया, तो कुछ खाने इनका वेस्ट हो जाता होगा। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपना वो जो पशुपालन जो पद्धति है उनको इन्होंने अपनाना शुरू किया। इससे इनको क्या हुआ कि ये बाद में भी जानवर को मार सकते थे, वहाँ से इनको दूध, अंडे, मांस जो भी है उनको प्राप्त होते थे बाद में खाने के लिए। और जो पहला पशु था पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार में पूछा जा चुका है। और दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। जो मध्यपाषाण काल है, तो यहाँ से क्या हुआ है कि जो मुंगेर अपना डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो वहाँ से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। और ये जो अवशेष है आपका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। आपका नवपाषाण काल में, इस काल में क्या था, मानव खाद्य उत्पादक हो चुका था, मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। मतलब कि आपने पहले देखा होगा पुरापाषाण काल में मनुष्य जो था वो शिकारी था। मध्यपाषाण काल में आते आते मनुष्य क्या हो गया, पशुपालक बन गया था। लेकिन नवपाषाण में आते आते मानव क्या होगा, खाद्य उत्पादक हो गया। मतलब अब वो क्या किया, जो खाद्य पदार्थ थे उसका उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। मतलब कि पहले क्या था ना कि ये लोग जब इनको जो खाना वगैरह मिलता था उसको ये खा जाते थे और फेंक देते थे। इन्होंने देखा होगा कि जब खाना जो था, कभी कभी खाने को क्या करते थे, जैसे कुछ अनाज अगर मिला, मान लीजिए अगर चावल का दाना मिला या गेहूं का दाना मिला, इन्होंने क्या किया कि उसको छुपा के रख दिया धरती के अंदर में। तो उन्होंने देखा कि वहाँ से क्या हुआ कि जो जैसे कि अगर गेहूँ के दाने को उन्होंने धरती के अंदर रखा तो उनको क्या मालूम चला कि गेहूँ के कुछ दिनों के बाद गेहूँ से पौधे निकलने लगे थे। तो इन्होंने वहीं से अपना एक तरीके से कृषि सीखा होगा। तो इनकी कृषि की तरीका यही था। उसके बाद आप बात करते हैं नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि कृषि वाला बात है तो मैदानी भाग से प्राप्त होगा। उसके बाद आपका चिरांद है, चेचर है, मनेर है और सनवार है। यहाँ से क्या मिला है इनको, जो पत्थर है और हड्डियों के औजार मिले हैं इस काल के, नवपाषाण काल के। हमारा जो कैमूर का जो पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ियों में नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए। मतलब इस काल में क्या थे, नवपाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने चित्रकारी भी सीखी थी। तो उस जो गुफा है कैमूर की पहाड़ियों की और जो गुफा है, यहाँ से इनको कुछ चित्र प्राप्त हुए। और ये अवशेष मतलब कि जो नवपाषाण का जो काल था वो लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आप वहाँ से कह सकते हैं स्टार्टिंग। उसके बाद आपका ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ कि चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार आदि से क्या हुआ है, आपका ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। उसके बाद इस काल में पत्थर और औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले। मतलब जो ताम्रपाषाण काल था, इस काल में क्या था, पत्थर के और हड्डी के औजार तो बनते ही थे, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया कि जो तांबा के जो औजार है उन्होंने तांबा का औजार ही बनाने लगा था। और ये अवशेष है, ये आपका लगभग 1000 ईसा पूर्व के है। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग जानते होंगे कि आपका 2500 से हम लोग उसको 1500 तक बोलते हैं। कभी कभी 3000 से 1500 तक भी कहीं कहीं लिखा जा चुका है। मतलब ये सारा काल एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का मान सकते हैं। अब आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल में क्या था कि आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को क्या बोलते हैं, आपका वैदिक सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। जी हाँ, वैदिक सभ्यता जब सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हो गई थी देश से, तो आपका वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। और वैदिक सभ्यता को जो इतिहास को आप मतलब वेदों पर आधारित है, इसलिए इसको वेदों का भी काल कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के 2 वर्गों में विभाजित किया गया। जो वैदिक सभ्यता है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका पूर्व वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है और उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व का है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता को बोल दीजिए, तो विस्तार जो है बिहार क्षेत्र में नहीं था। मतलब जो वैदिक सभ्यता की जो विस्तार था वो बिहार क्षेत्र में नहीं था।
उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के किनारे जो बिहार के क्षेत्र में हो चुका था। मतलब उत्तर देखिए वैदिक काल में क्या था, पूर्व वैदिक काल में जैसे कि 1500 से 1000 के बीच में आपके बिहार में इसकी कोई सभ्यता का प्रमाण नहीं मिले है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व आपके जो आर्यों का जो विस्तार था, जो वैदिक काल में जो लोग रहते थे, जो मानव थे, उनका जो विस्तार है वो बिहार में गंडक नदी के किनारे हो चुका था। अब बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो प्रथम चर्चा आपका शतपथ ब्राह्मण, जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व में लिखी गई किताब थी, शतपथ ब्राह्मण, उसमें मिलती है। मतलब जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र है उसकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। मतलब जो बिहार में जो आपका जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें जो बिहार की चर्चा है वो विदेह के रूप में की गई है। विदेह जो कि आप लोग जानते होंगे कि राजा जनक की एक तरीके से राजधानी थी, और आपका तिरहुत मिथिला जो मिथिलांचल का क्षेत्र है वो काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है बिहार का। तो इसके बारे में आपका बखान है आपका लगभग 800 ईसा पूर्व में। ऋग्वेद में क्या था, बिहार को जो है कीकट या व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। मतलब बिहार को जो कीकट कहा गया है ऋग्वेद में। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। मतलब एक तरीके से जो वराह पुराण है उसमें कीकट को अपवित्र देश कहा गया था। अब आइए देखते हैं महाजनपद काल के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अंगुत्तर निकाय आपका भगवती सूत्र जैन धर्म से है। तो यहाँ से इन दोनों जो एक तरीके से जो ग्रंथ है, यहाँ से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो विकास था ये लगभग आपका जो सम्राट आने वाले इनके काल में हुआ था। तो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार कहाँ था, तो बिहार में था। कौन कौन, आपका बज्जी, आपका मगध और अंग, ये जो तीनों का क्षेत्र है ये आपका जो विस्तार इसका है आपका बिहार में था। जिसमें आप मगध के बारे में जानेंगे, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा एक तरीके से वो महाजनपद था और ये बहुत शक्तिशाली था। तो जो बज्जी है, लिच्छवी है, आपका वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है आपका बज्जी या लिच्छवी। उसके बाद ये आप लोग जानते होंगे जो देश जो दुनिया का जो पहला लोकतंत्र है आपका एक तरीके से बज्जी में ही आया हुआ था। यहाँ पर जो बज्जी लिच्छवी की राजधानी में ही आया हुआ था। अब बात करते हैं मगध की। तो मगध का जो क्षेत्र है वो पटना, गया, नालंदा का जो क्षेत्र है वो मगध का क्षेत्र कहलाता था। अंग की बात करें तो अंग भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र जो था वो अंग प्रदेश कहलाता था। तो ये थे हमारे महाजनपद के बारे में। अब एक बार देख लेते हैं वज्जी संघ महाजनपद के बारे में। अब तीनों जो महाजनपद है इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आपका जो वज्जी संघ महाजनपद था, वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, ये जो थे ये 8 जो संघ था ये किस में थी, तो वज्जी संघ में आते थे। इस संघ के जो 8 जनपद थे वो वज्जी संघ के सबसे लिच्छवी जनपद था। ये मतलब इन 8 में सबसे ज़्यादा क्या था, तो लिच्छवी था, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था। लिच्छवी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, और वैशाली नगर की स्थापना किसने की थी, विशाल ने की थी। और लिच्छवी के जो अतिरिक्त है मिथिला क्षेत्र, जो मिथिला का जो विदेह है, विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ प्रमुख जनपद थे। मतलब लिच्छवी के जो अतिरिक्त मिथिला का विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, ये दोनों भी अब काफ़ी प्रसिद्ध थे। विदेह आप लोग जानते हो कि मिथिला क्षेत्र का था, यहाँ से माता सीता की जन्म के बारे में बखान मिलता है, तो इसके लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद आपका वज्जी संघ और लिच्छवी, यहाँ पर विश्व का प्रथम जो लोकतंत्र है उसके बारे में बताया गया था। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। आपका जो मगध साम्राज्य था, मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक, मतलब इन तीनों के कारण महाजनपद में काफ़ी शक्तिशाली था मगध साम्राज्य। उसके बाद मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी, गिरिवरा और राजगिरी।
यह 5 पहाड़ियों से घिरा था। जो मगध साम्राज्य था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध का जो विस्तार है वो पटना से गया के क्षेत्र में था। मगध और अंग जो महाजनपद का जो वर्णन है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से, इसको आप देख लीजिएगा। जो मगध की पहली राजधानी गिरिवरा, उसके बाद मगध का जो विस्तार है पटना से गया का क्षेत्र था। उसके बाद आपका मगध और अंग महाजनपद के बारे में मतलब सर्वप्रथम वर्णन कहाँ किया गया है? तो आपका अथर्ववेद में किया गया है। अब देखते हैं आपका अंग महाजनपद के बारे में। अंग महाजनपद का जो विस्तार है भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग के अंतिम शासक जो थे वो कौन थे? ब्रह्मादत्त को हराकर मगध का शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। मतलब अंग का जो अंतिम शासक था कौन था? ब्रह्मादत्त था, जिसको हराकर किसने? बिंबिसार ने क्या किया? अंग को मगध में मिला लिया था। तो ये काफ़ी एक तरीके से आपने महाजनपद काल को देख लिया होगा। तो इसमें मोटा मोटी आपको ये जानना है कि जो सबसे शक्तिशाली कौन था? आपका मगध था। इसमें जो सबसे शक्तिशाली था वो मगध था। और हमारा जो बिहार का जो इतिहास है पूरा एक तरीके से मगध के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम कल के वीडियो में देखेंगे यहाँ से आगे का इतिहास, मगध के बारे में पूरा अच्छे से देखेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहें। इसका जो क्विज है आपको बीपीएससी फाइटर्स जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप वहाँ से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाए। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बीपीएससी फाइटर्स तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो आप वहीं मिलिए, आपका इसका जो क्विज है आपको वहाँ करवाया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।